everyone, welcome to my channel. I am glad that you tune in with me. Today I am going to talk about how does an academic essay look like. आज हम बात करेंगे कि academic essay जो है वो किस तरह का होना चाहिए. व्यूअर्स, ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BA, BS, BCom की कंपल्सरी इंग्लिश है जिसका कोड है 1424. उसको हम लोग कर रहे हैं. ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है What is academic writing or just academic writing. हम इसमें पहले देख चुके हैं कि एकेडमिक राइटिंग होती क्या है, एकेडमिक ऐसे हैं वो कैसे होते हैं और उनकी टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं. और आज हम ये देखेंगे कि एक एकेडमिक राइटिंग का जो ऐसे है वो कैसा होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर. How does an academic essay look like? एक एकेडमिक ऐसे कैसे होना चाहिए. एवरी ऐसे इज मेड अप फॉर 3 पार्ट्स. हर ऐसे जो होता है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. 1 इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी और मिडल एंड द थर्ड वन इज कंक्लूजन. सो व्यूअर्स, वी कैन से दैट फर्स्ट जो हमारा पोर्शन है, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है. देन हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करना चाहते हैं वो हमारी बॉडी या हमारे मिडिल पार्ट में आएंगे. और जो एंड वाला पार्ट है उसमें हम पूरे अपने ऐसे को समराइज करेंगे, कंक्लूजन देंगे उसका. सो यहाँ पिक्चर दी हुई है. तो यहाँ देखिए एक पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का है. बॉडी में यहाँ 2 पैराग्राफ भी हैं, आप 3 भी दे सकते हैं व्यूअर्स. और एंड पे आपने उसे कंक्लूड करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन विच इज फर्स्ट पार्ट. इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एसे. If I begin with a general statement that gives the main idea of your essay, अगर हम इसमें मसलन ये अक्सर जो है ना क्या करता है, जनरल स्टेटमेंट होती है और जो है ना ऐसे का मेन आइडिया जो है वो इसमें प्रेजेंट किया जाता है. द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू लेट द रीडर नो व्हाट द ऐसे टॉपिक इज. मसलन इसमें आप व्यूअर्स को ये बताते हैं कि जो टॉपिक है ऐसे का वो बेसिकली है क्या. इन्फॉर्म द रीडर अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू. रीडर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आगाह करते हैं. arouse the reader's curiosity to read your essay. मीन आप वहाँ curiosity डेवलप करते हैं, तजस्सुस पैदा करते हैं कि रीडर आपके बाकी जो राइटिंग है, ये बाकी जो आपके ऐसे है उसे पढ़े. In our second part, which is based on body or middle of the essay, follows the introductions. जो follows को introduction जो हमारा introduction part हो उसको उसके बाद हम लिखेंगे body or middle essay. It contains of a number of paragraphs in which you develop your ideas by giving surprising details. Sorry, supporting details. मीन इसमें आप supporting details देंगे जिसके मदद से आप बताएंगे कि आपका टॉपिक जो है वो क्या है और किस तरह आप अपने आइडिया को डेवलप कर रहे हैं. योर पैराग्राफ शुड रिलेट विद वन अनदर. आपका जो पैराग्राफ है वो एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए एंड गिव एन इंप्रेशन ऑफ अ स्मूथ फ्लो विदाउट एनी जंप. और एक तसलसल होना चाहिए. ऐसे ना हो कि कहीं आपने कोई आइडिया दिया उसे आप छोड़ के कोई नया आइडिया सडनली आप दे दें. सो वहां जंप्स नहीं होने चाहिए बल्कि एक स्मूथ इंप्रेशन होना चाहिए. Our next point is limit each paragraph to one main idea. एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया देना है. Don't try to write or discuss more than one idea per paragraph. एक पैराग्राफ में एक ही से 2 या उससे ज्यादा जो है ना आपको आइडियाज नहीं देने हैं. आपको एक ही आइडिया है एक पैराग्राफ में देना है. Add relevant supporting detail that should support. और जो है ना उससे मुतलका डिटेल्स दें जो कि आपके आइडिया को सपोर्ट करें. Next point is use transitions words are appropriate connectors to ensure that sentences are conducted with each other and there is a smooth flow of ideas from paragraph to paragraph. So transition words use करने हैं, appropriate कनेक्टर्स को यूज करना है ताकि वो आपके सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट रख सके और एक स्मूथ किस्म का जो है ना उसमें फ्लो पैदा हो जो कि आपके आइडिया को स्मूथ तरीके से आगे लेके चल सके. थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे. ये ऐसे का लास्ट पैराग्राफ होता है. इट समराइजेस एंड restates
द मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे। ये क्या करता है, समराइज करता है, समरीज लिखता है, उसे मसलन मुख्तसर करके बयान करता है, या आपके मेन आइडिया को रीस्टेट करता है, या मेन दोबारा आप मेन आइडिया को लिखते हैं। कंक्लूजन गिव्स द ऐसे आ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। कंक्लूजन जो है ना वो आपके ऐसे को एक मुकम्मल शक्ल देता है, जिससे एक मुकम्मल आपका आइडिया समझ आता है। लीव्स अ फाइनल इंप्रेशन, आपका अपना एक फाइनल इंप्रेशन छोड़ता है व्हाट यू वांट टू से थ्रू योर ऐसे। रीड द फॉलोइंग comparison and contrast essay and pay attention to how these essay is organized into 3 parts: introduction, body and conclusion। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे compare and contrast का essay दिया गया है, उस पे आप तवज्जो करें और देखें कि किस तरह 3 पार्ट यानी कि introduction, body and conclusion को दिया गया है। An essay has introduction, introduce the writer's viewpoint are positioned right in the beginning। क्या करता है वो, आपके इंट्रोड्यूस करता है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को और पोजीशन को, जो वो स्टार्ट में जो है वो लेता है, ये बिल्ड करता है। बॉडी डेवलप्स एंड सपोर्ट्स द राइटर्स व्यू पॉइंट। जो बॉडी है वो राइटर के व्यू पॉइंट को डेवलप करने में भी मदद करती है और वो सपोर्ट भी करती है। कंक्लूजन draw together ties and summarizes the main point of the essay। जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ करता है, ठीक है, टाई करता है, या वो समराइज करता है और किसको, मेन आइडिया जो उस essay में प्रेजेंट किया जा रहा हो। So let's see introduction। The Western style of education has gained popularity over the last decade। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन जो है वो पिछले डेकेड से क्या है, पॉपुलर हो रहा है, पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। मेनी फॉरेन स्टूडेंट्स come to countries like Australia and the USA to study at university and improve their employment prospects। So क्या है, बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट जो हैं जस्ट लाइक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए वो आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए और वो इम्प्रूव कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव्स, जॉब हासिल करने के तरीके या उनके जराए। In this essay, I will briefly compare and contrast these two countries in terms of their appeal to foreign students। So वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपने इस compare and contrast ऐसे में क्या किया जाएगा, वो ये करेंगे कि दोनों मुल्कों का जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे और वो देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ देयर अपील्स टू फॉरेन स्टूडेंट, ये किस तरह की फॉरेन स्टूडेंट्स को जो है वो दे रहे हैं, जो उन्हें सहूलतें दे रहे हैं, जो उन्हें अपील करते हैं इन कंट्रीज में आगे स्टडी करने को। In a body paragraph number 1, there are many similarities between the two countries। दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा similarities हैं। Firstly, they both have a very multicultural population। Multicultural mean multicultural, multi होता है more than one, तो मुख्तलिफ जो है ना कल्चर्स के लोगों की पॉपुलेशन वहां पर मौजूद है। So it is possible to enjoy food from one's own country when one is homesick। मीन एक तो वो ये कह रहा है कि वहां पर जो है होम सिकनेस की वजह से, मतलब जो लोग वहां जाके रह रहे होते हैं और उन्हें घर की आदत होती है, उन लोगों के लिए एक सहूलत वहां मौजूद है। वो क्या है कि वो अपने ही मुल्क के खाने जो है वो वहां एंजॉय कर सकते हैं। मीन वहां डिफरेंट कंट्रीज की फूड जो है वो अवेलेबल है। Also, as they are both large countries, it is possible to find an institution in an area with a climate that suits us students। Okay, the other point is that country जो है वो बहुत बड़े हैं दोनों, और उनमें जो मेन चीज है कि अकॉर्डिंग टू देयर ऑन एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स का जो अपने कंट्री का क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें इंस्टीट्यूट तलाश करने में, एरिया तलाश करने में आसानी होती है, तो वो इजीली वहां एडजस्ट हो जाते हैं। एंड अनदर सिमिलरिटी इज दैट देयर टेरिटरी इंस्टीट्यूशंस हैव reputations of quality and excellence। So next point is कि उनमें एक और सिमिलरिटी है, वो क्या है, टेरिटरी इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी जो रेपुटेशंस है वो दोनों में क्वालिटी भी है और एक्सीलेंस भी है। बॉडी पैराग्राफ 2,
ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देर आर सम डिफरेंसेस, कुछ मुख्तलिफ चीजें भी हैं. द मेन वन इज दैट एजुकेशन इन द यूएस इज मच मोर एक्सपेंसिव देन इन ऑस्ट्रेलिया. तो डिफरेंस क्या है कि एज कंपेयर टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन है वो सस्ती है, यानी कि यूएसए में महंगी है एजुकेशन लेना एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया. हाउएवर मेनी स्टूडेंट्स थिंक that it is worth paying the extra money as as some American universities have a worldwide reputation. So वो कहते हैं however ताहम many students think, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं that it is worth paying the extra money. कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है एज सम अमेरिकन यूनिवर्सिटी हैव अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, क्योंकि अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन अच्छी है. Furthermore, USA has a wider range of institutions and courses to choose from as compared to Australia. और क्या है इसके अलावा यूएसए में इंस्टीट्यूशन भी ज्यादा है और दूसरा कोर्सेज जो वो ऑफर करते हैं वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया. सो कंक्लूजन इज हियर, टू सम अप यूएसए, मतलब टू सम अप हम यूज करते हैं समराइज करने के लिए. USA offers more choice and its educational institutes have more acknowledged reputation. उनकी रिप्यूट जो है ना वो अच्छी है अमेरिका के जो इंस्टीट्यूट है, और उनके जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की चॉइस भी वहाँ ज्यादा है, मीन नंबर ऑफ जो है ना इंस्टीट्यूशंस वो वहाँ ज्यादा है, बट एट अ हायर कॉस्ट. लेकिन उनकी क्या है, वहाँ पे ज्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं, वहाँ पर ज्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है. ऑस्ट्रेलिया ऑफर सम व्हाट सिमिलर क्वालिटी बट इज चीपर. ऑस्ट्रेलिया है उससे मिलती जुलती ही क्वालिटी देता है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता है. सो उन्होंने किस तरह अपने उसे ऐसे को कंक्लूड किया है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 3. In exercise number 3, the following short essay is difficult to read and understand. वो कह रहे नीचे दिया गया ऐसे जो है उसे रीड करना और अंडरस्टैंड करना बिट डिफिकल्ट है. Why? रीजन पूछ रहा है कि क्यों है. Because there are no clear indication as where to give appropriate paragraph brackets. कह रहे इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्या है रीजन, क्या है, क्लियर इंडिकेशन नहीं है और अप्रोप्रिएट पैराग्राफ्स ब्रेक्स नहीं दिए गए, विच इज द इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. मीन तीनों पार्ट्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया, तीनों पार्ट्स को क्लियरली जो है ना ब्रेक्स करके और उनको क्लियरली वाजिया नहीं किया गया. कैन यू आइडेंटिफाई विच इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, विच इज द बॉडी? Which is the body? ओके, ये थोड़ा हम ज्यादा ही नीचे आ गए. सो हियर आर द एग्जांपल. आर कार्स रियली नेसेसरली, क्या कार जो हैं वो वाकई बहुत ज्यादा जरूरी हैं? सो लेट्स स्टार्ट ओवर ऐसे. मेनी पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन टाउन्स. दुनिया में जो लोग हैं वो टाउन्स में रहते हैं, विलेजेस and even cities और शहरों में, that don't have good buses or train, जो कि अच्छी बसें और ट्रेन नहीं रखते हैं. Without cars these people couldn't travel to work. वो जो हैं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं लोग कार्स के बगैर अपने कामों के लिए, to the shops, शॉपिंग के लिए या मार्केट्स की तरफ, और डू मेनी अदर्स इंपॉर्टेंट थिंग, और या दूसरे अहम काम करने के लिए. In conclusion, although cars can cause problems, it is impossible to live without them in modern life. कंक्लूजन के तौर पे वो कह रहा है कार जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं की रीजन बनती हैं, लेकिन उनके बगैर रहना भी मॉडर्न लाइफ में आसान नहीं है या नामुमकिन है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कार हेल्प्स द इकोनॉमी इन 2 ways. वो कह रहे हैं अगला पॉइंट ये है कि जो कार्स हैं वो इकोनॉमी में एक इन हेल्प करती हैं 2 ways, 2 तरह से. फर्स्टली द कार इंडस्ट्री गिव्स मेनी people in this world jobs and helps countries to develop.
पहला वो क्या कह रहा है, द कार इंडस्ट्री गिव्स मेनी पीपल टू, मसलन बहुत सारे लोगों को कार इंडस्ट्री जो है वो जॉब देती है और हेल्प करती है मुल्क की तरक्की में। सेकंड पॉइंट है, सेकंडली many people today need cars in their work, बहुत सारे लोगों को क्या है, जरूरत होती है उनके काम में गाड़ियों की। डॉक्टर नीड अ विजिट टू पेशेंट, डॉक्टर को पेशेंट के तरफ जाना होता है। सेल्स पीपल नीड टू विजिट कस्टमर, सेल पीपल्स को कस्टमर की तरफ जाना होता है या उनसे मिलना होता है। एंड कंप्यूटर टेक्नीशियंस नीड टू विजिट बिजनेसमैन, और कंप्यूटर टेक्नीशियंस को बिजनेसमैन को मिलना होता है या उनकी तरफ जाना होता है। आल्सो इन मेनी टाउन्स and cities, buses stop before midnight, but in today's bus world, people are busy 24 hours a day. वो कह रहे हैं ऐसा भी है कि कुछ टाउन और सिटीज में बस जो है वो मिड नाइट के बाद बंद हो जाती है, बट आजकल की मसरूफ जिंदगी में लोगों को 24 घंटे जो है उनकी मसरूफियत रहती है, मीन उन्हें 24 घंटे बसेस और की जरूरत होती है। प्राइवेट कार्स आर बिकमिंग अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू दीज डेज। प्राइवेट कार जो है, पर्सनल या जाती कार जो है वो क्या है, कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है आजकल के दिनों में। बट दे आर इम्पोर्टेंट इन आवर मॉडर्न लाइफ, बट क्या हमारी जदीद जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। फॉर टू मेन रीजन, दो वजूहात की वजह से, पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस। एक तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पुअर है और दूसरा कि हमारे बिजनेस है उसमें हमें जरूरत होती है। सो व्यूअर्स यू कैन सी, एक हमने ऊपर पढ़ा है जिसमें क्या था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन की फैसिलिटीज को या एजुकेशनल जो सेटअप है उसको डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि वहां पर पहले एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया गया था कि जो राइटर है वो करना क्या चाह रहा है, वो दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहा है, किसको कर रहा है, विलेज एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को कर रहा है और वहां के एक्सपेंडिचर्स को कर रहा है। फिर उन्होंने डिफरेंसेस दिए और फिर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देने के बाद उन्होंने कंक्लूजन दे दिया। बट इन दिस पैराग्राफ यू कैन सी दैट हम चीज समझ ही नहीं पा रहे स्टार्ट से, अगर हम टॉपिक ना पढ़े तो ये किस बारे में बात हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में हो रही है, पर्सनल कार्स के बारे में हो रही है, इश्यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की हो रही है, या मॉडर्न एरा एंड देयर नीड्स के बारे में बात हो रही है। सो लिटिल बट कंफ्यूजन, अगर वो इसी को प्रॉपर वे में लिखे तो ऐसे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन और इन अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। Here is exercise number 4. Here is an essay outline. We are just giving you the key points. हमें सिर्फ key points दिए जा रहे हैं. You need to elaborate them. हमें जरूरत है कि हम उन्हें elaborate करें, मतलब बढ़ाएं या explain करें, and construct a good academic writing with, और उसके जरिए एक अच्छा academic writing को construct करें, ये लिखें. A solid introduction. एक सॉलिड किस्म का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एटलीस्ट 3 बॉडी पैराग्राफ, बॉडी में उसके 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए जो कि आपके पॉइंट को या आपके टॉपिक को बिल्ड करें या उसे सपोर्ट करें, एंड अ कंक्लूजन, और एक थर्ड जो है उसका कंक्लूजन होना चाहिए। जनरल टॉपिक्स इज हियर व्हिच इज पेट्स। पेट्स कहते हैं पालतू जानवर। नैरो टॉपिक को नैरो हमने पीछे सीखा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, नैरो डाउन कैसे करते हैं टॉपिक को। सो व्यूअर्स आपको याद होगा, अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो पीछे प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक्स जो है वो मैं डाल दूंगी। व्हाट एनिमल मेक्स अ गुड पेट, क्या चीज है जो जानवरों को एक अच्छा पेट बनाती है। फर्दर नैरो डाउन टॉपिक, उन्होंने फर्दर नैरो डाउन किया टॉपिक को, क्या है, कैट्स आर एक्सीलेंट पेट्स, कैट्स जो हैं बहुत अच्छी पालतू जानवर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट कैट्स आर एक्सीलेंट पेट्स। सो viewers, here is an introduction paragraph. I love having pets in the houses and I have many. मैं बहुत ज्यादा घर में पालतू जानवर रखने को पसंद करता हूँ या करती हूँ, और मेरे पास बहुत सारे हैं, एंड आई हैव मेनी, और मेरे पास बहुत ज्यादा है। कैट्स आर द वंस, कैट उनमें से एक है, ये बिल्लियां उनमें से एक है, दैट आई लव द मोस्ट, जिन्हें मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कैट्स मेक ग्रेट हाउस पेट्स, बिल्लियां जो हैं वो
घर के लिए अच्छे पालतू जानवर हैं, एज दे आर इंडिपेंडेंट, वो खुद मुख्तार हैं, लविंग है, मोहब्बत के काबिल हैं, एंड रिलैक्सिंग टू बी विद, और रिलैक्सिंग भी है उनके साथ रहना। बॉडी पैराग्राफ 1 है, एड रेलेवेंट सपोर्टिंग डिटेल्स इन द बॉडी पैराग्राफ सो दैट यू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू आर द मेन आइडिया। सो वो यहाँ कह रहे हैं कि रेलिवेंट सपोर्टिंग डिटेल्स जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स में देंगी, वो जो क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को और आपके मेन आइडिया को। इफ योर essay has 3 paragraphs, then you should use a single point फॉर ईच पैराग्राफ। अगर आपके पास क्या है 3 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपने हर एक पैराग्राफ में एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको डिस्कस करना है। कैट्स रिक्वायर लिटिल केयर, बिल्लियां जो है थोड़ी यानी कि देखभाल मांग की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो खुद मुख्तार है, एंड फ्रीडम लविंग है और वो आजादी पसंद करती हैं। बैक इट अप विद स्पेसिफिक डिटेल्स। सो व्यूअर्स, यहाँ आपको डिटेल्स देनी, मीन आप इसे मजीद एलैबोरेट कर सकते हैं। हाउ दे आर इंडिपेंडेंट, हाउ दे लव फ्रीडम। तो यहाँ आप थोड़ी सी सपोर्टिंग डिटेल आप यहाँ डालेंगे। मीन इंडिपेंडेंट है, आप उन्हें एक चीज सिखा दें तो उसे सीख जाती हैं, आप उन्हें जैसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे वो उसी चीज की हैबिचुअल हो जाएंगी। सो इस तरह आप इन चीजों को आगे एलैबोरेट कर सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ 2, cats are loving and like to cuddle around you. सो बिल्लियां क्या है, मोहब्बत करती हैं, वो आपके गिर्द घूमना पसंद करती हैं। बैक इट अप स्पेसिफिक डिटेल, यहाँ आपने फिर मजीद स्पेसिफिक डिटेल देनी है। लव को शो करना है, कैसे वो कडल करती हैं अराउंड और यू आपके पाँव के गिर्द चक्कर वगैरह लगाती हैं, तो आपने वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। बॉडी पैराग्राफ 3, कैट्स आर रिलैक्सिंग एंड कैन रिड्यूस स्ट्रेस, ये रिलैक्सिंग होती हैं और ये स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं। सो यू कैन आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ दे रिड्यूस द स्ट्रेस। आप बता सकते हैं whenever you are in stress, आप स्ट्रेस में होते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं, आप उन्हें पकड़ते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, तो उनका एक सूदिंग इफेक्ट जो है उसकी वजह से आप जो है नॉर्मल और रिलैक्स फील करते हैं। कंक्लूजन, restate or summarize all the above points, अपने ऊपर दिए गए तमाम पॉइंट्स को दोबारा लिखें, समराइज करें, that you have given in the introduction एंड बॉडी पैराग्राफ, जो कि आपने अपने इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ में दिए हैं ब्रीफली, सो दैट योर ऐसे गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। तो जो है आपका जो ऐसे है वो एक मुकम्मल सेंस दे सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं या आप कर क्या रहे हैं। सो viewers, this is all about from for today. In our next lecture हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे और इसमें हम अगला ऐसे देखेंगे जो कि है माय एम इन लाइफ। सो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाला अगला लेक्चर आपको टाइम पे मिले। शेयर विद अदर्स ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। सो व्यूअर्स, पिछले लेक्चर्स को करें, अगर कोई मजीद इसमें आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट करें और मुझसे आप उसके बारे में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे भी कवर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, स्टे विद मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।